हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों, आज तक हमने प्राइमरी डाटा के मेथड पढ़े हुए थे। उसके बाद हमने क्या क्वेश्चनरी पढ़ी हुई थी। तो आज जो हम उसके आगे पढ़ेंगे शेड्यूल्स के बारे में। पर उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी तक हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं और अब आज ये 5th लेक्चर आ रहा है। तो ये मेरे चैनल का नाम है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 5 फॉर स्टैटिक्स के लिए। तो ठीक है। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चनरी पढ़े थे उसकी हमने प्रिपरेशन की क्वेश्चनरीज को कैसे प्रिपेयर किया जाता था और उसके बाद हमने पढ़ा उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। अब आता है शेड्यूल के बारे में। ये भी उसके साथ कुछ रिलेटेड है, बट ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्रिएट करता है एक कंडीशन की वजह से। तो वो कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी वो कंडीशन है जिससे ये डिफरेंस क्रिएट कर देता है क्वेश्चनरी और शेड्यूल्स के बीच में। ठीक है। क्वेश्चनरी फील्ड बाय इन्वेस्टिगेटर, यही वो चीज़ है, यही वो कंडीशन है। इस कंडीशन की वजह से शेड्यूल और क्वेश्चनरी के अंदर के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो मैंने वो डिफरेंस भी नीचे लिखा, पर मैं बता देता हूँ। तो क्या है ये? इसमें क्या होता है, जो आप रिटन डॉक्यूमेंट क्वेश्चनरी के अंदर बनाते थे उसमें क्या होता था कि आप उस क्वेश्चनरी को, रिटन डॉक्यूमेंट को मेल या फैक्स करके भेज देते तो आप अपने रिस्पोंडेंट के लिए। बट इसमें क्या होता है, वो जो रिटन डॉक्यूमेंट क्या होता है उसको फिल किया जाता है किसके द्वारा? वही जो इन्वेस्टिगेटर होता है या इनोमिनेटर उसको बोलते हैं। तो ये खुद उसको साइट पे जाकर खुद उसको फिल करता है। तो उसको बोला जाता है शेड्यूल्स। अगर वो खुद फिल करेगा उसको हम शेड्यूल बोलेंगे। अगर उसको जो रिटन डॉक्यूमेंट उसको सेंड करेगा रिस्पोंडेंट के लिए और रिस्पोंडेंट उसके आंसर देगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चनरी बोलेंगे। अगर वो खुद फिल करेगा, फिर से बता रहा हूँ, अगर वो खुद फिल करेगा उस क्वेश्चनरी रिटन डॉक्यूमेंट को तो उसको हम क्या बोलेंगे? शेड्यूल्स बोलेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया। अब चलते हैं इसकी एडवोकेसी पे। तो सबसे पहले एडवोकेसी ये है, वेयर इनफ फंड आर अवेलेबल। अब देखो, शेड्यूल के लिए सबसे पहले है, अभी जो इन्वेस्टिगेटर या इनामिनेटर होता है वो खुद क्या करता है? साइट पे जाता है। तो इसके लिए स्टाफ की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला पॉइंट क्या? स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। अब स्टाफ फ्री में काम तो नहीं करेगा। स्टाफ फ्री में काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो हम उसको उनको क्या प्रोवाइड करेंगे? जो वो काम करें तो उनको हम क्या करेंगे? पैसा प्रोवाइड करेंगे। मतलब मंथली इनकम हमें हमें अपने स्टाफ को देनी पड़ेगी, तभी वो काम करेंगे। तो हमारे पास फंड्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होना चाहिए। तो पहली इसकी क्या एडवोकेसी है? वेयर इनफ फंड आर अवेलेबल। ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्किल्ड एंड ट्रेंड इनामिनेटर आर रिवार्ड। इस काम के लिए क्या है, जो भी आप स्टाफ एक्वायर करते हो अपने काम के लिए, उसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 6 मंथ या 3 मंथ के लिए या 1 साल के लिए आप उसको पहले ट्रेन करें। आपको वो स्किल उसके अंदर वो प्रोवाइड करना होगा। उस स्किल को प्रोवाइड करने के बाद आपको जो चीज़ चाहिए, आप जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो अपने इन्वेस्टिगेटर से, तो वो स्किल उसके अंदर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद वो हमें वो इन्फॉर्मेशन या वो डाटा कलेक्ट करके लेके आएगा। ठीक है। तो इसको क्या करना करना दूसरे नंबर पे क्या करना पड़ेगा? ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा क्या है? मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट आर रिक्वायर्ड। अगर आपको एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए पहले आपका जो इन्वेस्टिगेटर है वो स्किल्ड होना ज़रूरी है। ठीक है। अगर वो स्किल्ड होगा तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? रिलायबल और एक्यूरेट रिजल्ट लेके आएगा। लास्ट पॉइंट एडवोकेसी के अंदर वो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब मैं शॉर्ट में लिखा है डायरेक्ट। और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब ये हुआ कि जो इन्वेस्टिगेटर है और रिस्पोंडेंट के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। कॉन्टैक्ट तो होता है, वो क्या करेगा? इन्वेस्टिगेटर उस रिस्पोंडेंट को क्या करेगा? उसकी फैमिलियर लैंग्वेज में उसको क्या करेगा? क्वेश्चन वो पूछेगा, वो उसकी फैमिलियर लैंग्वेज में ही आंसर देगा। अब रिटन डॉक्यूमेंट जिस फॉर्म में होगा तो वो खुद ही उसको फिल करेगा। वो खुद फिल करेगा, सिर्फ उसको पूछेगा। ठीक है। और जो रिस्पोंडेंट है वो एक तो वो लिटरेट भी हो सकता है और इलिटरेट भी हो सकता है। ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है। ये दोनों जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। बट जो क्वेश्चनरी होते हैं उसमें जो रिस्पोंडेंट का होना क्या होना चाहिए? वो हमेशा क्या है? उसको बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए। इसमें ये वाली कंडीशन नहीं अप्लाई होती है। ठीक है। तो ये रहा। अब इसके मेरिट्स पढ़ेंगे हम। ठीक है। सबसे पहला मेरिट ये है कि ये वाइड कवरेज करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास फंड्स अवेलेबल होगा, आपके पास ज़्यादा स्टाफ होगा तो वाइड एरिया ऑब्वियसली वो कवर करेगा। डाटा इज़ रिलायबल। डाटा कब रिलायबल होगा? अगर आपका इन्वेस्टिगेटर ट्रेंड होगा तो जो वो स्किल उसके अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे वो स्किल्ड होगा, तो वो जो डाटा लेकर आएगा वो रिलायबल ही होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है, कैन बी यूज फॉर इलिटरेट रिस्पोंडेंट आल्सो। मैंने यह भी आपको बताया कि क्या करता है, नॉमिनेटर खुद फिल करेगा तो जो रिस्पोंडेंट होता है वो लिटरेट हो या इलिटरेट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि फॉर्म तो उसने खुद ही फिल करना है। ठीक है।
ये हाँ, ये बात आती है यहाँ पे कि क्या जब उससे आप क्वेश्चन पूछोगे या जो भी पूछोगे उससे, आप हमेशा ये पूछोगे उसकी फैमिली लैंग्वेज में, अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज में आंसर देगा और वही आपने उसमें क्या फिल कर देना है, ठीक है। तो ये बन गए इसके मेरिट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब डिमेरिट्स क्या है? अब फंड्स ज़्यादा लग रहा है तो एक एक्सपेंसिव मेथड बढ़ गया। दूसरा क्या, अगर आपको ज़्यादा स्टाफ चाहिए तो ज़्यादा स्टाफ जब काम करने चला जाएगा तो उसको कलेक्ट करने में टाइम तो ज़्यादा लगेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग बढ़ जाता है, तो ये इसका डिमेरिट बन जाता है। तीसरा क्या है, ट्रेंड इनामिनेटर इज़ रिक्वायर्ड टू एक्वायर रिलायबल डाटा। तो पहली कंडीशन इंपॉर्टेंट है शेड्यूल्स के अंदर कि आपके जो भी स्टाफ होगा वो क्या होना, स्किल्ड और ट्रेंड होना चाहिए। तो ये डिमेरिट्स, अगर नहीं होगा तो वो आपका शेड्यूल प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब इनका जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस मैंने बताया था कि शेड्यूल और क्वेश्चनरी का बेसिक डिफरेंस क्या है, वो भी लेके मैं आया हूँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जो बेसिक डिफरेंस है, पहला क्या है, क्वेश्चनरी को हम मेल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये एक चीप मेथड होता है, ठीक है। आप क्या करोगे, आप एक डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट बनाओगे, उसको फैक्स कर दो। अब ये तो सिंपल सा मेथड हुआ कि हम बना दिया, अब वो कब उसका रिप्लाई करेगा ये उसी पे डिपेंड करता है। स्लो प्रोसेस, देखो थर्ड में लिखा हुआ है क्या है, स्लो प्रोसेस है ये, ठीक है। अब वो तो रिस्पोंडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा ना, वो कब उसको उसको देखेगा, कब उसको रिप्लाई करेगा, तो वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। रिस्पोंडेंट टू बी लिटरेट, इसमें ये कंडीशन कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, ये मस्ट है कि जिसको आप भेज रहे हो वो बंदा क्या है, लिटरेट होना चाहिए, बेसिक एजुकेशन उसको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाई रिस्क का बाइसनेस हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है टोटली रिस्पोंडेंट के ऊपर, अब उसका जो मन करे वो वही आंसर दे सकता है। हो सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड ही आंसर दे, तो अब तो ठीक है, बट वो उस पर निर्भर करता है कि वो क्या आंसर देना चाहता है। अगर उसने आपके जो आपको डाटा चाहिए वो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उसने ऐसे ही कुछ भी अपना मन मन में कुछ बना दिया और खुद ही आंसर वहाँ पे दे दिए, तो क्या वो आपकी इन्फॉर्मेशन आपको जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड नहीं हो सकता है, क्या पता, ठीक है। तो बाइसनेस इसमें हाई हो जाती है, हाई रिस्क का बाइसनेस हो जाती है। नीड टू बी अट्रैक्टिव, अगर आपको जो डाटा या इन्फॉर्मेशन उससे चाहिए तो आप हमेशा अपना अपना जो क्वेश्चनरी बनाओगे तो वो क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि आप उससे वो वाली चीज़ निकाल सको जो आपको चाहिए। तो उसके लिए आपको अपना क्वेश्चनरी हमेशा अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, ताकि वो उसको फोर्स अंदर से ही फोर्स होना चाहिए कि मुझे इसका आंसर ये देना ही है, ठीक है। अट्रैक्टिव बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, तभी जाकर, नहीं तो क्वेश्चनरी बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन जाएगा। अब शेड्यूल्स देखेंगे क्या होते हैं, देखो फील्ड बाय इन्वेस्टिगेटर, तो शेड्यूल को कौन फील्ड करता है, बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। इसको इसको क्या सिर्फ मेल किया जाता है, बट इसको इन्वेस्टिगेटर खुद फील करता है। अब क्वेश्चनरी हमारा चीप मेथड होता है, बट ये हमारा क्या होता है, चीप मीन्स सस्ता मेथड होता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, हमारा शेड्यूल एक्सपेंसिव हो जाता है। अब इसमें क्या हो जाता है, ये स्लो मेथड होता है, ठीक है, बट इसमें क्या होता है, फास्ट होता है। क्यों, आप अपने स्टाफ को भेजोगे, वो उसी टाइम एक दिन के अंदर अपना आपका डाटा कलेक्ट या जितने पीरियड के अंदर, जो पीरियड आपने उनको दिया है उसी पीरियड के अंदर उसको डाटे को कलेक्ट करके लेके आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चनरी में जो रिस्पोंडेंट है वो लिटरेट होना चाहिए, बट इसमें ये कंडीशन क्या है, रिक्वायर्ड नहीं है। वो लिटरेट हो या इलिटरेट हो, इसका कोई मायने यहाँ पे नहीं रखते हैं, वो जैसा भी आपने खुद काम करना है, तो ये चीज़ वहाँ पे मैटर नहीं करती है। इसमें जो बायसनेस होती है उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद फील करेगा तो बायसनेस आने के चांसेस तो हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो आप शेड्यूल बनाओगे ज़रूरी नहीं है कि वो अट्रैक्टिव हो, क्योंकि आपने खुद फील करना है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहता कि आप अट्रैक्टिव जैसे बनाओ, आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके आना हो और अपने रिसर्च प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ऑफिस में सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है यहाँ का क्वेश्चनरी और शेड्यूल के बीच में। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ तक आपको समझ आ गया, अब चलते हैं अब क्या नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या है, हाँ ये मैं बाद में पढ़ा दूँगा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ये बाद में। अभी एक और चीज़ पढ़ेंगे हम, ये पढ़ते हैं पहले, क्योंकि अभी हमने सिर्फ मेथड्स किसके पढ़े हैं, प्राइमरी डाटा के, अब सेकेंडरी डाटा के मेथड्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक पार्ट पढ़ा हमने, दूसरा पार्ट इसके साथ पढ़ेंगे, फिर वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो सेकेंडरी डाटा होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है पब्लिश्ड और दूसरा अनपब्लिश्ड। पब्लिश वो होता है जो जिसको हम किसी साइट पे पब्लिकली, जिसको कोई भी उससे वहाँ से साइट पे आप पब्लिश कर दोगे और वहाँ से कोई भी उस डाटा को यूज़ कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिश्ड, ठीक है। अनपब्लिश्ड क्या होता है, ऐसा डाटा जिसको आप पब्लिश नहीं कर सकते हो, वो सिर्फ खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज़ अनपब्लिश्ड है। अब देखते हैं कौन कौन से सेकेंडरी डाटा है,
वो पढ़ लेते हैं। एक मिनट। हम्म। सबसे पहले क्या आता है सेकेंडरी डाटा के अंदर, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस आती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की जो भी गवर्नमेंट जो भी सर्वे करती है, जो भी सर्वे करती है या कोई इंडस्ट्रीज़ की रिपोर्ट प्रोवाइड करती है, एग्रीकल्चर की कोई स्टैट्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो किसके अंदर आते हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के अंदर। तो मैंने इसकी एग्जांपल दी हुई है आपको, कौन सी, जैसे एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ हर साल अपना प्रॉफिट और लॉस बताती हैं, किस सेक्टर में कितनी उन्होंने प्रॉफिट किया है, किस में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो पब्लिश करके लोगों तक वो अवेयरनेस पहुँचा देते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, तो हर साल एग्रीकल्चर स्टैटिकल रिपोर्ट गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिश किए जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन किसके अंदर आता है, सेकेंडरी डाटा के अंदर आता है। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा कौन सा हमारा, हाँ, पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल रिपोर्ट। आपने देखा होगा यूएनओ की रिपोर्ट वगैरह या डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट हर साल आती है। अभी तो कोरोना हुआ है, तो अभी क्या होता है, हर 3 महीने या 6 महीने के बाद डब्ल्यूएचओ क्या करता है, रिपोर्ट पब्लिश कर देता है। तो ये जो यूएनओ रिपोर्ट आएगा, ये किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी के अंदर, और डब्ल्यूएचओ भी। ठीक है, दो। अब तीसरा पढ़ते हैं, क्या है, रिपोर्ट ऑफ सेमी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे सेमी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती हैं या स्टेट लेवल पे काम करती हैं, उनकी रिपोर्ट भी किसके अंदर आती है, सेकेंडरी डाटा। और ये इसमें कौन कौन से आती है, जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट आती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अबाउट जो भी आपके हॉस्पिटल या सैनिटेशन सेंटर्स होते हैं, तो वो हर 3 महीने या 6 महीने या एनुअल के बाद क्या अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं। ठीक है, तो वो किसके अंदर, सेमी ऑफिशियल के अंदर आते हैं। ये भी आता है सेकेंडरी डाटा के अंदर। चौथा कौन सा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत होती हैं। एक मिनट। कौन सी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती हैं, बहुत सारी हैं, बट मेनली यहाँ पे मैंने 2 लिखी। न्यूज़पेपर, देखो अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। न्यूज़पेपर है, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर है, प्राइवेट पब्लिकेशन के अंदर रखा है मैंने। अब इसके लिए डाटा कैसे बन, देखो जो न्यूज़पेपर वाला होता है, जिसकी ये एजेंसी है, जब वो अपना डाटा कलेक्ट करता है, उसको पूरे फॉर्मेट में अपना न्यूज़पेपर बना देता है, तो उसके लिए वो चीज़ क्या होती है, उसके लिए वो क्या बन जाता है, सेकेंडरी। बट जब हम उसको यूज़ करते हैं, हम तो कस्टमर है ना, जब हम वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वहाँ से जानकारी लेते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी डाटा बन जाएगा। ठीक है, प्राइवेट पब्लिकेशन में क्या क्या आएगा, न्यूज़पेपर आ जाएगा, आर्टिकल जो दिया होता है न्यूज़पेपर द हिंदू के अंदर जो आर्टिकल दिया होता है, अगर हम उसको पढ़ेंगे, हमारे लिए वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आएगी, जो डाटा हम कलेक्ट करेंगे, तो हमारे लिए वो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी बन जाएगा। तो ये है सेकेंडरी डाटा की कलेक्शन करने के मेथड। गवर्नमेंट पब्लिकेशन के थ्रू भी आप इसको कलेक्शन कर सकते हो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी करती है, सेमी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन भी करती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी करती है। अनपब्लिश डाटा के बारे में मैंने ऊपर ही बता दिया है। कोई भी कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा डाटा जो ऑफिशियली पब्लिक के लिए नहीं दिया होता है, उसको सिर्फ वो खुद इस्तेमाल करती है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अनपब्लिश डाटा। अब इससे आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक कम्प्लीटली आपको समझ आ गया होगा। मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ आ, कहीं पे जो कुछ भी रह चुका होगा, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सी पॉइंट मुझे और डिस्कस करना है। अब चलते हैं प्रिकॉशंस के ऊपर। नेक्स्ट कौन सा है, प्रिकॉशंस हमारा। हाँ, प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। जब भी आप सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते हो, तो कौन कौन सी चीज़ों का आपको क्या है, ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला क्या है, रिलायबिलिटीज़। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिलायबिलिटी। ये तो हर एक बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आप फेसबुक पे इंफॉर्मेशन लेते हो, व्हाट्सएप पे जो इंफॉर्मेशन शेयर होती है, या और ट्विटर वगैरह, जहाँ जो भी चीज़ें हैं अभी सोशल नेटवर्क्स, सोशल साइट्स जो चल रही हैं, वहाँ पे रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है रिलायबिलिटी। ठीक है, अब रिलायबिलिटी होती है, ये बता देता हूँ। रिलायबिलिटी में ये चीज़ जानी जाती है, सबसे पहला पॉइंट ये जाना जाता है कि सोर्स ऑफ डाटा, कि जो भी डाटा दिया हुआ, वो उस डाटा का सोर्स क्या है, कहाँ से उस डाटा को हमने लिया हुआ है। तभी ट्विटर क्यों बोलते हैं, ऑथेंटिक बोला जाता है। उस वो ब्लू कलर चढ़ता है जब वो किसी का, अगर किसी के नाम का ट्विटर है, तो उसको हम कब उसी को ऑथेंटिक मानेंगे, जब उसके ऊपर ब्लू टिक लगता है, कि ये माना जाता है कि ये बंदा क्या है, ऑफिशियली इसका ये अकाउंट है। ठीक है, इसलिए माना जाता है। तो सोर्स ऑफ डाटा को आप रिलायबिलिटी के अंदर सबसे पहले जानते हो। उसके बाद क्या देखा जाता है, हु कलेक्ट डाटा। वो जो डाटा कलेक्ट किया, ये उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद विच मेथड इज़ यूज़, और उस डाटा को कलेक्ट करने में कौन सा मेथड इस्तेमाल किया है इसने, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों चीज़ें आपको पता चलती है, अगर वो ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड रिलायबिलिटी। को आपको सबसे पहले क्या चेक करनी होती है। सेकेंडरी डाटा के लिए रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं तो सब कुछ हौच पौच हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो
हर एक बंदा आपस में कन्फ्लिक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। एक तो ये आया, दूसरा क्या है, सूटेबिलिटी। एक मिनट, हाँ स्टेबिलिटी, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? फॉर एग्जांपल मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस हुआ है, ठीक है। अब देखो हर दिन क्या होता है, रिपोर्ट आती है, ये बताया जाता है कि आज कितने नए केसेस आए हैं, टोटल कितने केसेस हुए और कितने ऐसे पेशेंट हैं जो कोरोना वायरस से बाहर आ चुके हैं। तो हर दिन की रिपोर्ट आती है, न्यूज़पेपर में आप देखो या टीवी न्यूज़ चैनल पे देखो तो रिपोर्ट आती है। आप स्टेबिलिटी में क्या होता है कि आप वही डाटा कलेक्ट करोगे जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम में है, आपके जो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे। ऐसा नहीं है कि आप पेंडेमिक के रिलेटेड हमें चाहिए ये रिपोर्ट चाहिए कि कितने पेशेंट को पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव हैं। आप ऐसे उसमें ये नहीं डाल सकते हम कि हाँ जी किसी को ज़ुकाम है तो, या किसी को कोई और डिज़ीज़ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं डाल सकते हम। तो ठीक है, आप हमेशा यही कोशिश करें वो डाटा कलेक्ट करें जो आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करे। तो ये दो चीज़, सूटेबिलिटी और लायबिलिटी इम्पोर्टेंट है सेकेंडरी डाटा के लिए। ये इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन ये आपको हमेशा याद रखने हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा की क्या मैंने एग्जांपल शो की हुई हैं, क्या क्या है, एग्जांपल शो की हुई हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार भी आया था और इस बार भी आने आने के 99% चांसेस हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आपको चार और क्या एग्जाम्पल दिए होंगे, उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा है हमारा प्राइमरी डाटा है, एक पूछा जाएगा, या चार पॉइंट दिए होंगे उसमें ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा प्राइमरी डाटा नहीं है। तो सिमिलरली सेकेंडरी डाटा के ऊपर भी पूछ सकता है वो। तो पहला सबसे पहला क्या है इसके अंदर, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। प्राइमरी डाटा के अंदर क्या आता है, ऑटोबायोग्राफी। फॉर एग्जांपल अब मैंने अपनी लाइफ के बारे में जितने भी एक्सपीरियंस है अपना वो शेयर क्या करना है, लिखना है। अगर मैं खुद वो पूरा अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में लिख रहा हूँ तो वो क्या बन जाएगी, ऑटोबायोग्राफी, कि मैंने खुद अपनी लाइफ के बारे में स्टोरी लिखी हुई है, ठीक है। और अगर जैसे ऑटोबायोग्राफी आपको समझ आएगा, सिमिलरली अब देखो बायोग्राफी क्या होता है, सेकेंडरी डाटा में आता है। अब बायोग्राफी क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे भगत सिंह थे हमारे, जिन्होंने अपने कंट्री के लिए क्या है शहादत दी हुई थी। अब मैं चाहता हूँ कि भगत सिंह के ऊपर एक मूवी बने, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, वो उनके बारे में जो फैक्ट्स लिखे हुए हैं, जो बुक्स के अंदर फैक्ट्स लिखे हैं वो कलेक्ट करूँगा। फिर जहाँ जहाँ पे उनका जन्म स्थल है, जहाँ जहाँ पे जो इवेंट उनके रिलेटेड हुए हैं तो वो कलेक्ट करूँगा, फिर मैं एक स्टोरी बनाऊँगा। तो वो क्या कहलाएगी बायोग्राफी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। बुक और जर्नल, माना कि मैं कोई बुक लिखता हूँ तो वो किस में, प्राइमरी आएगा। या कोई बंदा जर्नल लिखता है तो वो किसके अंदर आता है, प्राइमरी डाटा के अंदर, ठीक है। न्यूज़पेपर, अब फॉर एग्जांपल एजेंसी है उसके लिए तो वो क्या है, प्राइमरी डाटा है ना, तो ये क्या जाएगा, इस पे लिखा है मैंने, न्यूज़पेपर या आर्टिकल एट द टाइम पर्टिकुलर इवेंट, जिस समय वो हुआ होता है, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, प्राइमरी डाटा। अब आगे क्या है इसके अंदर, मैप्स हुआ, जैसे स्कल्पचर, ड्राइंग, पेंटिंग, ठीक है, पर्सनल अकाउंट, ये किसके अंदर आएगा, प्राइमरी डाटा। देखो आप पढ़ते हैं सेकेंडरी डाटा की एग्जांपल, जैसे कौन सी आएगी, फैक्ट बुक्स होती हैं हमारे पास। कौन सी फैक्ट बुक है, फैक्ट बुक ये होती हैं कि फॉर एग्जांपल अभी इंडिया कंट्री ली हुई है, या मैं जानना चाहता हूँ कि यूएसए में क्या हो रहा है, तो मैं वहाँ की कोई बुक पढ़ूंगा, यूएसए के रिलेटेड जो बुक दी होगी वो पढ़ लूँगा, उसके बारे में फैक्ट्स जान लूँगा, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, सेकेंडरी डाटा बन जाएगा। सिर्फ जो न्यूज़पेपर है हमारे लिए तो वो क्या है, सेकेंडरी डाटा है, बट जो एजेंसी उसके लिए वो क्या है, प्राइमरी डाटा है। ऐसे किया जाता है। बायोग्राफी मैंने बता दिया। जनरल स्टडी जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, आप जो भी पढ़ते हो, ठीक है, बुक्स में पढ़ते हो, तो हमारे लिए वो क्या है, सेकेंडरी डाटा है, ठीक है। क्या है वो, सेकेंडरी डाटा है, ठीक है। जनरल हिस्ट्री ये सारी क्या है, सेकेंडरी डाटा। और प्राइमरी डाटा में आपने बेसिक डिफरेंस अभी जान लिया है। तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। ये जो पार्ट है ये मैंने आपको कौन सा है, ये वाला नहीं पढ़ाया है, ये मैं आगे पढ़ा लूँगा। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इसके बाद हमने पढ़ना है, तो मैंने चाहता हूँ इसको इतना सा छोड़ के आगे आपको पढ़ा दूँ, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको मैं करा दूंगा, ठीक है। अभी तक इतना ही काफ़ी, आपका काम एक है जो इम्पोर्टेंट आपने काम करना। देखो कोई भी चीज़ है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये क्या है, नया टॉपिक है, कुछ के लिए ये पुराना, जिन्होंने ये 11th 12th या ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, ठीक है, उनके लिए पुराना, उनको उनको इसको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट जो न्यू या दूसरी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या, हमेशा जब एक बार पढ़ेंगे तो कितना समझ, मैं आपको बताता हूँ 50% समझ आ जाता है उनको, एक बार पढ़ेंगे। अभी मैंने बता दिया आपको 40
या 30% ही उसका याद रहेगा। जब इसके आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे, फर्स्ट रिवीजन करोगे, आप क्या करोगे, फर्स्ट रिवीजन करोगे तो आपको क्या है 20% और वो आपके माइंड में रिमेंबर रहेगा और ज़्यादा समय तक आप उसको क्या कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो। बट जब सेकंड रिवीजन करोगे या थर्ड रिवीजन करोगे तो आपको एक तो वो ज़्यादा समय तक रिटेन रहेगा और दूसरी बात आपके जब थर्ड टाइम आपने उस चीज़ को रिवीजन की तो वो चीज़ आपको ऑलमोस्ट 80 और 90% आपको वो चीज़ आपको रिमेंबर हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा, वो ज़्यादा लंबे समय तक उसको रिटेन कर सकते हो। और लास्ट इम्पोर्टेंट बात, उससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड हो जाएगा। जब कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड हो जाएगा फिर एग्जामर जहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा घुमा फिरा कर, मोस्टली जब हार्ड क्वेश्चन या मॉडरेट क्वेश्चन बनेगा तो हमेशा घुमा फिरा कर होती है, आसान चीज़ है बट वो क्या माइंड को करते ब्लॉक कर देती है। अगर आप उसके बारे में आपने रिवीजन नहीं किया या आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को सही आंसर करने में कहीं ना कहीं गलती कर देते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये गलती होती है, क्वेश्चन आकर भी वो गलत कर देते हैं। तो ये चीज़ अवॉइड करनी है तो आपको इसके ऊपर रिवीजन करनी पड़ेगा। अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसके आप रिवीजन कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा फिर उससे आगे चलेंगे। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, आपको और समझ आता जाएगा, ठीक है। आपके जितने भी डाउट्स हैं माइंड में वो क्लैरिटी लेके आएंगे अगर आप रिवीजन करेंगे। तो अभी तक इतना रखते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे कि लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है। ये मुझे ज़रूर इंपॉर्टेंट बताना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज़, नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक ओके बाय बाय, टेक केयर।